हम हैं इस पल यहाँ, जाने होंगे कल कहाँ। हम जिए ना जिए, हम रहे ना रहे, रहेगी सदा यहाँ ये यूट्यूब की दास्तां, सुनेंगे सदा जिसे ये ज़मीं आसमां। हेलो दोस्तों, आपको स्वागत है अपने YouTube चैनल शत्रुघ्न टीचिंग सेंटर में। दोस्तों, मैं हूं शत्रुघ्न यादव। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं विजयनगर साम्राज्य के इतिहास के बारे में। दोस्तों, यह वीडियो देखने के बाद आपको विजयनगर साम्राज्य से जो क्वेश्चन बनते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विभिन्न एग्जामों में, चाहे वह सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हों, चाहे आप किसी PCS की तैयारी कर रहे हों या रेलवे SSC का तैयारी कर रहे हों, किसी भी कम्पिटिटिव की तैयारी आप कर रहे हों, तो आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। क्योंकि देखा गया है कि किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में विजयनगर साम्राज्य से क्वेश्चन आते ही हैं। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिए। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था विजयनगर साम्राज्य का एक सामान्य परिचय, जिसमें बताया था कि विजयनगर साम्राज्य में 4 वंश आते हैं, है ना, संगम, सालुब, तुलुम, अराबिड्डू वंश। और इन वंशों के शासकों के बारे में भी आपको सामान्य परिचय दे दिया था, और इसका काल का भी आपको बता दिया गया था कि कब से कब तक था। तो दोस्तों, पिछले वीडियो के अगर आप नहीं देखे हैं तो आई बटन में आपको मिल जाएगा, जाकर देख सकते हैं, या तो आप प्ले लिस्ट में भी चेक कर सकते हैं। तो ठीक है, चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, यहाँ देखेंगे कि संगम वंश आया था, सबसे पहला वंश है विजयनगर साम्राज्य का। तो विजयनगर साम्राज्य का संगम वंश बनने के पीछे भी एक कहानी है कि हरिहर और बुक्का नामक जो 2 भाई थे, उनका पिता का नाम संगम था, इसीलिए उसने विजयनगर साम्राज्य का पहला वंश संगम नाम पर ही रखा। तो देखिए, संगम वंश का काल जो चलता है 1336 से 1485 ईस्वी तक चलता है। 1485 ईस्वी तक संगम काल चलता है। तो दोस्तों, संगम वंश की स्थापना हरिहर एवं बुक्का नामक ने 1336 ईस्वी में किया था। अब देखिए, इस समय दिल्ली पर जो सल्तनत काल चल रहा था, उस समय तुगलक वंश का शासन चल रहा था, वह मोहम्मद बिन तुगलक था। आप जानते ही हैं, पिछले वीडियो में मैंने बताया था। तो देखिए, संगम वंश की जो पहली राजधानी थी वह अन्यगोड्डी थी, वह अस्थायी राजधानी थी, तुरंत आनन फानन में बना दिया गया था। लेकिन जो अस्थायी रूप से जो राजधानी बनी वह हम्पी, और हम्पी भी विजयनगर साम्राज्य में ही है। और हम्पी के खंडहर किस नदी के किनारे, यह बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि हम्पी का खंडहर किस नदी के किनारे है। तो यह तुंगभद्रा नदी के किनारे है, इसे भी आप याद करेंगे। बहुत सारे PCS एग्जाम में भी यह क्वेश्चन पूछा गया है, रेलवे और SSC में भी यह पूछा गया है, तो इसे आप याद कर लेंगे। ऐसे देखिए, एग्ज़ाम की दृष्टि से हर पॉइंट इसमें जो लिखा हुआ है कहीं ना कहीं पूछा हुआ है किसी न किसी एग्ज़ाम में। देख लीजिए, यहाँ पर लिखे हैं कि विदेशी यात्री जो आए थे विजयनगर साम्राज्य में, उनके बारे में है। यहाँ पर संगम शासकों के बारे में है। अब देखिए, PCS एग्ज़ाम में पूछा था कि संगम शासकों को करम से सजाएं। अब करम से जब याद ही नहीं रहेगा तो कैसे सजाएगा, लेकिन इसको आपको याद कर लेना है। हरिहर, बुक्का, हरिहर, देवराय, मल्लिकार्जुन। मैंने इसलिए बताया ऐसे कि देखिए, हरिहर बुक्का नाम का तो स्थापना ही किया था संगम राजवंश का या विजयनगर साम्राज्य का। तो आप हरिहर से याद करेंगे। हरिहर फर्स्ट सबसे पहले राजा बना था, उसके बाद बुक्का फर्स्ट। हरिहर बुक्का काहे नाम है, फर्स्ट कर दिया है, हरिहर फर्स्ट और बुक्का फर्स्ट। उसके बाद फिर से हरिहर 2, उसके बाद देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, उसके बाद मल्लिकार्जुन और विरूपाक्ष, लास्ट है विरूपाक्ष। तो यह है संगम शासकों का क्रम। तो याद रहना चाहिए आपको, हरिहर फर्स्ट, बुक्का फर्स्ट, हरिहर 2, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, मल्लिकार्जुन और विरूपाक्ष। अब देखिए, संगम शासकों ने जो प्रमुख कार्य किए हैं उनको यहाँ पे मैं लिख के आपको बताऊंगा। संगम शासकों ने
देखिए ज़्यादा तो याद नहीं करना है, बस एक एक दो पॉइंट ही आपको याद करना है। हरिहर फर्स्ट जब गद्दी पर बैठा था 1336 ईस्वी में, तो कौन सी प्रमुख घटना हुई थी? देखिए इसी के समय में हरिहर फर्स्ट का जो काल है वह 1336 से है 1356, याद रहे 1356। तो आपको मालूम ही होगा कि 1347 ईस्वी में एक बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी महाराष्ट्र में, है ना। तो बहमनी राज्य की स्थापना हरिहर फर्स्ट के काल में ही हुई थी। और बहमनी राज्य जो है विजयनगर साम्राज्य से संघर्ष करना शुरू कर दिया था। किसके समय में? हरिहर फर्स्ट के समय में। हरिहर फर्स्ट के समय में ही बहमनी राज्य की स्थापना की गई थी और वह जो है विजयनगर साम्राज्य से लड़ना स्टार्ट कर दिया था, संघर्ष करना शुरू कर दिया था। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे याद करेंगे। बुक्का फर्स्ट के समय में इसमें क्या है? देखिए इसने कुछ उपाधि धारण किया था। वेद मार्ग प्रतिष्ठापक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि किसने धारण किया था? बुक्का फर्स्ट ने। बुक्का के पुत्र कंपन ने दक्षिण भारत में ही एक स्थान है, उसे नाम है मदुरा। तो मदुरा को जीत लिया था बुक्का फर्स्ट के पुत्र ने। और बुक्का फर्स्ट के पत्नी जिनका नाम है गंगा देवी ने एक पुस्तक लिखी मदुरा विजयम। तो याद रहे मदुरा विजयम किस लिए लिखा गया? क्योंकि कंपन ने मदुरा को जीत लिया था, इसलिए उनकी पत्नी गंगा देवी ने मदुरा विजयम नाम की एक रचना की। यह भी इम्पोर्टेंट है। चलिए हरिहर जो दू है उसमें क्या है? इसने महाराज धीराज की उपाधि धारण की। मोस्ट इंपोर्टेंट है। सबसे पहले विजयनगर साम्राज्य में महाराज धीराज की उपाधि किसने धारण की थी? तो वह है हरिहर टू। इसने संपूर्ण दक्षिण भारत पर साम्राज्य विस्थापित किया। इसने बेलगांव और गोवा को भी जीत लिया, है ना, कब्जा में ले लिया। तो आपको बता दें कि बेलगांव और जो गोवा था वह बहमनी साम्राज्य के कब्जे में था। तो बहमनी साम्राज्य से छीनने का काम किसने किया? हरिहर द्वितीय ने। हरिहर द्वितीय के बारे में कहा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य का पूरी तरह से विस्तार दक्षिण में हुआ, पूरी तरह से दक्षिण में विस्तार हुआ। तो हरिहर द्वितीय को आप याद रखेंगे। गोवा को किसने मिलाया विजयनगर में? तो हरिहर द्वितीय ने। चलिए देवराय प्रथम उसके बाद गद्दी पर आता है। तो देवराय प्रथम के बारे में है, इसने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाया और सिंचाई के लिए नहर बनवाया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए पहले संगम शासकों के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद चलेंगे मैप की ओर। यहाँ पे देखिए तुंगभद्रा नदी जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी है, उस पर बांध बनाने का काम किया था देवराय प्रथम ने। तो देवराय प्रथम ने जब बांध बना करके कृषि के लिए नहरों का निर्माण किया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कृषि सिंचाई के लिए ध्यान देने वाला जो शासक है वह देवराय प्रथम है। और एक महत्वपूर्ण पॉइंट है इसमें देवराय प्रथम में कि निकोलस कॉन्टी जो इटली के यात्री थे, निकोलस कॉन्टी, उसने विजयनगर साम्राज्य का यात्रा किए थे। किसके समय में? देवराय प्रथम के समय में, निकोलस कॉन्टी। चलिए अब आ जाते हैं यहाँ पे देवराय द्वितीय। देवराय प्रथम के बाद गद्दी पर कौन बैठता है? देवराय द्वितीय। तो देवराय द्वितीय के बारे में कहा गया कि संगम वंश का सबसे प्रतापी शासक था। इसने गजबेडकर तथा इमादी देवराय की उपाधि धारण की। गजबेडकर का अर्थ होता है हाथियों का शिकार करने वाला। हाथियों का शिकार करने वाला इसने अपनी उपाधि धारण की देवराय द्वितीय ने, और इमादी देवराय की उपाधि धारण की। एक पॉइंट और है कि तेलुगु कवि श्रीनाथ तेलुगु कवि देवराय द्वितीय के दरबार में रहा करते थे। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। श्रीनाथ किसके दरबार में रहते थे? देवराय द्वितीय के दरबार में। अब देखिए कुछ मैप का ज्ञान आपको हो जाएगा, तो ये अच्छी तरह से आपको याद हो जाएगा। देखिए ये तो है गुजरात वाला क्षेत्र और इसके बगल में महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है। तो महाराष्ट्र में बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी 1347 ईस्वी में, याद रहे 1347 ईस्वी में। अभी आप पढ़े थे कि हरिहर फर्स्ट जब शासन कर रहा था तो उसी समय बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी। और अगर सल्तनत काल की बात करें तो तुगलक वंश में, तो सल्तनत काल में तुगलक वंश चल रहा था उस समय। मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर था
जिस समय बहमनी राज की स्थापना हुई। तो बहमनी राज जो है एक मुस्लिम संप्रदाय का ये राज है और ये बहमनी राज हिंदू का है। तो मुस्लिम और हिंदू दोनों साम्राज्य यहाँ पे बन गया था। देखिए बीच में कृष्णा नदी है। कृष्णा नदी आपको पता ही होगा कि कृष्णा नदी अरब ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। कृष्णा नदी का एक सहायक नदी है तुंगभद्रा नदी। तो तुंगभद्रा नदी जहाँ पे ये मिलती है, ये देखिए ये वाला क्षेत्र जो है ये दोआब क्षेत्र था। जब दो नदी मिलती है और दो नदियों के बीच का जो भूमि बनता है वह दोआब क्षेत्र कहा जाता है। उस दोआब क्षेत्र में बहुत उपजाऊ होता है क्योंकि दोनों नदियों के द्वारा यहाँ पे मिट्टी एकत्रित किया जाता है, तो वहाँ पे उपजाऊ भूमि बन जाती है। तो यही दोआब क्षेत्र के लिए दोनों साम्राज्यों में बहुत लड़ाई होता था और कहें तो युद्ध वगैरह भी हुआ है। युद्ध बाद में चर्चा करते हैं। तो यही है कि विजयनगर साम्राज्य का दक्षिण तक विस्तार हो गया था हरिहर II के शासनकाल में। और गोवा को भी, यहाँ पर गोवा को भी, जो महाराष्ट्र से थोड़ा सा नीचे है, तो गोवा को भी जीत लिया था किसने? हरिहर II ने। संगम शासकों में आप देख लिए देवराय II तक। देखिए सालुब वंश, सालुब वंश दूसरा वंश है। विजयनगर साम्राज्य का दूसरा वंश क्या है? सालुब वंश। तो सालुब वंश के संस्थापक कौन है? सालुब नरसिंह। उसके बाद दूसरा वंश है तुलुप वंश। तुलुप वंश के संस्थापक कौन है? वीर नरसिंह। सालुब नरसिंह, वीर नरसिंह। सालुब के वंश के सालुब नरसिंह और तुलुप वंश के वीर नरसिंह। याद रहने वाला है, कभी नहीं भूल पाइएगा। ठीक है, सालुब वंश का जो शासन चलता है 1485 से 1506 ईस्वी तक, और तुलुप वंश का जो शासन चलता है वह 1505 से 1665 ईस्वी तक चलता है। ठीक है, अब कृष्णदेव राय यह है तुलुप वंश के शासक, और कृष्णदेव राय बहुत महान शासक हैं। कृष्णदेव राय के बारे में कहा जाता है ये पूरे विजयनगर साम्राज्य का ये महान शासक है। तो विजयनगर साम्राज्य के महान शासक कृष्णदेव राय तुलुप वंश के राजा थे, आपको याद होना चाहिए। सालुब वंश में कुछ ऐसा घटना नहीं हुई कि सालुब वंश के बारे में यहाँ पे और ज़्यादा पढ़ना है। सालुब वंश के बारे में केवल संस्थापक तक ही है। तो तुलुप वंश के राजा थे कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय 1509 से 1529 ईस्वी तक शासन किए। 1529 ईस्वी में कृष्णदेव राय की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब देखिए विजयनगर का सबसे महान शासक थे कृष्णदेव राय। इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। देखिए सालुब तिम्मा नाम का एक व्यक्ति था, वह कृष्णदेव राय के योग मंत्री एवं सेनापति थे। याद रहे, सालुब तिम्मा कृष्णदेव राय के योग एवं मंत्री कौन थे? सालुब तिम्मा। अगला पॉइंट है कि इसने आंध्र भोज, अभिनव भोज तथा आंध्र पितामह की उपाधि धारण की थी। अब देखिए आंध्र भोज राजा जो थे वह परमार वंश के राजा थे। आप तो दक्षिण भारत के राजवंश पढ़े ही होंगे। परमार वंश के राजा एक थे भोज, राजा भोज, उनके नाम की इन्होंने उपाधि धारण किया। आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह के नाम से कौन जाना जाता है? उपाधि धारण किया कृष्णदेव राय। याद रहे। नेक्स्ट पॉइंट जो बार बार आता है, बाबर ने, अब देखिए यहाँ पर कृष्णदेव राय की जो काल है वह है 1509 से 1529। अब बाबर ने भारत पर आक्रमण कब किया? 1526। तो 1526 में जब यह आक्रमण किया था बाबर, कहाँ? दिल्ली सल्तनत लोदी वंश को पराजित करके जो है मुगल वंश लाया था। तो उस समय बाबर एक आत्मकथा लिखा था, उसका नाम है बाबरनामा। खुद बाबर लिखा था। तो बाबरनामा में बाबर ने कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है। बाबर खुद कृष्णदेव राय के बारे में कि वह भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक है। अगला पॉइंट है कि इसके दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 प्रसिद्ध कवि रहते थे। कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 प्रमुख कवि रहते थे, इसलिए इन्हें अष्टदिग्गज क्या कहा गया है? अष्टदिग्गज के नाम दिया गया है। तो अष्टदिग्गज किसके शासनकाल में थे, किसके दरबार में थे? कृष्णदेव राय। याद रहे, मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत सारे एग्जाम में यह पूछा गया है। अगला पॉइंट है कि कृष्णदेव राय को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा गया है। तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा गया है। कृष्णदेव राय ने तेलुगु साहित्य पर विशेष ध्यान दिया। अब
देखिए इसी बात से पता चलता है कि 8 प्रमुख कवि इनके दरबार में रहा करते थे। तो तेलुगु साहित्य का प्रमुख, तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग किसे कहा गया है? कृष्णदेवराय के शासनकाल को। नेक्स्ट पॉइंट है, गोलकुंडा के युद्ध में इसने कुतुब शाह को पराजित किया। अब कुतुब शाह कौन है? आपको पता ही होगा कि इस समय जब बहमनी राज्य की स्थापना हो गई थी, इसके विरुद्ध में महाराष्ट्र में बहमनी राज्य 5 प्रांतों में बट गया था और 5 प्रांत अलग अलग शासन करता था। उसी में था एक गोलकुंडा। तो गोलकुंडा का शासक कौन था? कुतुब शाह। तो कुतुब शाह को भी पराजित किसने किया? कृष्णदेवराय ने। चलिए अगला पॉइंट है, तेनाली रामकृष्णन इसी के दरबार में रहा करते थे। यह तेलुगु कवि हैं, प्रसिद्ध कवि हैं तेनाली रामकृष्णन। बहुत चतुर व्यक्ति थे ये, और यह जो है कृष्ण देवराय के दरबार में रहा करते थे। पांडुरंग महात्म्यम की रचना तेनाली रामकृष्णन ने किए हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। पांडुरंग महात्म्यम की रचना किसने किया है? तेनाली रामकृष्णन ने। चलिए अगला पॉइंट है कि नागलपुर नामक नए नगर, हजारा मंदिर और विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेवराय ने करवाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए विट्ठल स्वामी मंदिर बहुत सारे एग्जाम में देखा गया है और हजारा मंदिर भी, कि इसका निर्माण किसने करवाया है? तो आंसर क्या होगा? कृष्णदेवराय ने। अगला पॉइंट है कि इसके शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस विजयनगर की यात्रा पर आए थे। डोमिगोस पायस याद रहे, डोमिगोस पायस विजयनगर की यात्रा पर आए थे। यह थे पुर्तगाली यात्री। तो ये समझ गए कृष्णदेवराय के बारे में। इतना सारा पॉइंट है, ये सारा पॉइंट कहीं ना कहीं पूछा हुआ है और ये हर एक एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसे आप याद कर ही लीजिए इसे देखकर, ठीक है। अब एक नोट है कि 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध विजयनगर एवं बहमनी राज्य के बीच हुआ था। आपको याद होगा तालीकोटा का युद्ध, नहीं होगा तो याद कर लीजिए, पहली बार पढ़ रहे हैं तो याद करना ही पड़ेगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। तो तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565 ईस्वी में। किसके किसके बीच? इन्हीं दोनों साम्राज्य के बीच, बहमनी राज्य और विजयनगर के बीच ही तालीकोटा का युद्ध हुआ था। अब तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य की हार हो जाती है, विजयनगर साम्राज्य की हार हो जाती है और ये बहमनी जीत जाता है, बहमनी राज्य की विजय हो जाता है। अब देखिए तालीकोटा के युद्ध का 2 और नाम है, राक्षसी तगड़ी या बनहट्टी। याद रहे, मोस्ट इंपोर्टेंट आता है एग्जाम में, राक्षसी तगड़ी या बनहट्टी का युद्ध किसका नाम है? तालीकोटा का युद्ध को। तालीकोटा का युद्ध का 2 और नाम राक्षसी तगड़ी और बनहट्टी है, याद रखिए। राक्षसी तगड़ी क्यों है? राक्षसी तगड़ी नामक ही मैदान में लड़ा गया था, इसलिए इसे राक्षसी तगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है। देखिए अंतिम जो शासक था तुलुब वंश का, अंतिम जो शासक था वह था सदाशिव, और सदाशिव का ही मंत्री था राम राय। राम राय बहुत फेमस है, एग्जाम में आ गया है। क्यों आया है? क्योंकि राम राय ने ही तालीकोटा के युद्ध का नेतृत्व किया था। तालीकोटा के युद्ध का नेतृत्व विजयनगर साम्राज्य से किसने किया था? राम राय ने। राम राय किसका मंत्री था? सदाशिव का। सदाशिव कौन था? तुलु वंश का अंतिम शासक था, ठीक है। तो दोस्तों इसके बाद तुलु वंश की अंत हो गई और ऐसा कहा जाता है कि 1565 ईस्वी में ही विजयनगर साम्राज्य की पूरी तरह से हार हो जाती है। लेकिन उसके बाद और पीछे हटकर विजयनगर की मुख्य भूमि पर बहमनी राज्य की स्थापना हो जाती है, शासन में चला जाता है बहमनी राज्य के। लेकिन और पीछे आकर के एक और वंश की स्थापना होता है, अराबिड्डू वंश। अराबिड्डू वंश की स्थापना 1570 ईस्वी में होता है, जो 1672 ईस्वी तक चलता है। इसकी स्थापना तिरुमल ने किया था, जो कि इसकी राजधानी थी पेनुकोडा। पेनुकोडा को इसने तिरुमल ने अपनी राजधानी बनाया था। इसका मुख्य कारण था कि तालीकोटा के युद्ध में हारने के बाद हम्पी पर अधिकार कर लिया था कौन? बहमनी साम्राज्य। तो और पीछे जाकर यानी कि और दक्षिण में आकर इसने एक अराबिड्डू वंश की स्थापना किया। उसका जो संस्थापक था तिरुमल, उसकी राजधानी कहाँ थी? पेनुकोडा। तो दोस्तों
ये जो पॉइंट है ये भी बहुत बार पूछा है, इसको मैं एक कूट में कर दिया हूँ। तो ये क्या है, विदेशी यात्री जो विजयनगर साम्राज्य के यात्रा पर आए थे, इसका एक कूट मैंने बना दिया है। निकोलो कांटे जो इटली के थे, देवराय प्रथम के दरबार में आए थे। अब्दुल रज़ाक जो फारसी कवि थे, यात्री थे अब्दुल रज़ाक, और ये देवराय द्वितीय के दरबार में आए थे। डोमिंगोस पायस पुर्तगाली थे, और बारबोसा और डोमिंगोस पायस ये दोनों पुर्तगाली थे, और ये कृष्ण देव राय के दरबार में आए थे। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी पीसीएस के एग्ज़ाम में, सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन देखने को मिला है, तो इसे आप याद कर लेंगे। निकोलो कांटी देवराय प्रथम, अब्दुल रज़ाक देवराय द्वितीय, डोमिंगोस पायस कृष्ण देव राय, है ना। तो दोस्तों यही था विजयनगर साम्राज्य के बारे में आज के इस वीडियो में। मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, और अगर ऐसा है तो कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।